हज़ारों ख्वाहिशें। चार्ल्स डिकेंस के मशहूर नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का उर्दू खुलासा मसूद अहमद बरकाती के कलम से। चौथा और आखिरी हिस्सा। मैगविच ने अपने पाइप में बदबूदार तंबाकू भरी, हालांकि मैंने उसको लंदन में बाहर से आने वाली बेहतरीन तंबाकू पेश की थी। अब मैगविच ने कहना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप कौन थे। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं तमाम ज़िंदगी जेल जाता रहा और आता रहा, लेकिन एक बार मैंने शादी भी कर ली थी। वो एक खाना बदोश औरत थी, या कम से कम उसमें खाना बदोशों का खून शामिल था। हमारे यहाँ एक लड़की हुई। मेरी बीवी एक तेज़ मिजाज औरत थी। एक दिन उसने एक औरत को मार डाला। उसका ख्याल था कि मैं उस औरत को पसंद करता हूँ। मैगविच थोड़ी देर रुका। वो शायद उन दोनों औरतों के बारे में सोच रहा था जो उसकी ज़िंदगी में आई थीं। उसने अपने आप को संभाला और फिर कहना शुरू किया, मेरी बीवी मुझसे इतनी सख्त नाराज़ थी कि उसने कहा कि मैं अपनी नन्ही बच्ची को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ करता वो गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि वो गिरफ्तार हो गई है और उस पर एक औरत को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलेगा। यह इल्ज़ाम बिल्कुल सही था, लेकिन जॉगर्स साहब ने उसकी वकालत शुरू कर दी। इस तरह मैं जॉगर्स साहब के नाम से वाकिफ़ हुआ। मुझे छुपना पड़ा, क्योंकि मैं होता तो मुझे गवाही देनी पड़ती कि मेरी बीवी ने हमारी बच्ची को भी मार डाला है। बहुत मुद्दत के बाद मुझे मालूम हुआ कि जॉगर्स साहब ने मेरी बीवी को बचा लिया और वो कत्ल के इल्ज़ाम से बरी हो गई। जॉगर्स साहब अजीब व गरीब आदमी हैं, लेकिन अगर उनको मालूम होता कि उस औरत ने हमारी बच्ची को भी ख़त्म किया है तो वो उसको नहीं बचाते। बस पीप, अब तुम ही मेरे बच्चे हो। यह गनीमत था कि मेरे हाथों के ज़ख्मों की वजह से मेरा चेहरा भी सुस्त हो गया था और पीला पड़ गया था। इसलिए मैगविच और हर्बर्ट इस कहानी का असर मेरे चेहरे पर न देख सके। मुझ पर इतना असर हुआ था कि मैं एक लफ्ज़ भी मुंह से न निकाल सका। मैग का पाइप बुझ गया। उसने दोबारा जलाया और अपनी बात दोबारा शुरू की। इस तमाम अरसे में मैंने अपनी बीवी से नफ़रत नहीं की, लेकिन मुझे सिर्फ एक शख्स से नफ़रत है। यह वही शख्स है जिससे मैं उस रोज़ कब्रिस्तान में लड़ रहा था जब मेरा यह बच्चा मुझे पहली बार मिला था। यह कहकर मैगविच आगे बढ़ा और मेरे घुटने को थपथपाने लगा। मैंने अखलाकन मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि मेरा सर अब भी घूम रहा था। मैगविच बोलता रहा, वो खबीस आदमी मुझे अपने मकसद और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। ख़ुद एक शरीफ आदमी बना रहा। वो जुर्म की स्कीम बनाता और मुझसे उस पर अमल कराता। इस तरह वो महफूज और आज़ाद रहा और मैं ख़तरों से खेलता रहा। हम जुर्म करके जो दौलत हासिल करते उसका ज़्यादा हिस्सा वो ले लेता। वो कहता कि असल में कामयाबी उसके दिमाग की वजह से हुई है। मेरी जैसी मेहनत और हिम्मत तो कोई भी कर सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पकड़ा गया। वो मुझसे अलग हो गया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया कि मैंने ही उसको जुर्म पर उभारा था। उसकी ज़ाहिरी शराफत और उम्दा कपड़े देखकर कौन उसकी बात का एतबार नहीं करता। वो मेरे ख़िलाफ़ बोल रहा था। अदालत ने भी असर लिया। वो आज़ाद हो गया और मैं जेल भेज दिया गया। मैगविच ने अपनी बात जारी रखी, मैंने उस धोखेबाज आदमी से बदला लेने की कसम खाई थी। जब मैं जेल से रिहा हुआ तो उस आदमी की बीवी ने मुझे बताया वो उस वक्त कहाँ है। वो कैंट में था और एक अमीर औरत को फ़रेब दे रहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो उसकी दौलत लूट रहा था। मैंने उसका पीछा उस वक्त भी किया और बाद में भी मुसलसल उसकी तलाश में रहा। एक दिन मैंने उसको दलदली इलाके के कब्रिस्तान में पा लिया, मगर पुलिस भी आ गई। अगर मैं चाहता तो बच सकता था, लेकिन इस तरह कॉम्पसन भी बच जाता। मैं चाहता था कि वो गिरफ्तार हो जाए। हर्बर्ट कॉम्पसन का नाम सुनकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन खामोश रहा। हम
मैगविच के पास से रवाना हुए तो दोनों ही आपस में बात करने के लिए बेताब थे। मेरी आवाज़ बुलंद थी और मैंने पहले अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मैंने हर्बर्ट को मौली के बारे में बताया और वेमिक ने जो कुछ मौली के मुतालिक कहा था वो भी दोहराया। मैंने अपनी मालूमात को मैगविच की कहानी से जोड़ा। नतीजा यह निकला कि मैगविच एस्टेला का बाप है, लेकिन इस बात का इंकशाफ करना किसी के हक़ में भी मुफीद नहीं होगा। हर्बर्ट ने मेरी राय से इत्तेफाक किया और हमने इसको राज रखने का अहद किया। हर्बर्ट के मुंह से निकला, यह शख्स कॉम्सन। मैंने फ़ौरन उसकी बात काट दी। कॉम्सन लंदन में है, मगर मैगविच को मालूम नहीं होना चाहिए। वेमिक ने मुझे बता दिया था, मगर मैंने तुम्हें उस वक्त इसलिए नहीं बताया था कि मैं नहीं चाहता था कि मैगविच को खबर हो। हर्बर्ट बोला, मैं ये कहना चाहता था कि कॉम्सन ही मिस शाम का मंगेतर था। हमने 2 दिन बाद बुध का दिन मैगविच के फरार के लिए मुकर्रर किया। पीर और मंगल को हर्बर्ट ने और मैंने दूसरे मुल्कों के जहाज़ों के मुतालिक मालूमात जमा की कि वो किस किस वक्त रवाना हो रहे हैं, ताकि हम देखें कि हमारी कश्ती किस वक्त उन तक पहुंच सकती है। हमने एक जहाज़ छांटा। यह जहाज़ हैम्बर्ग और जर्मनी को जाना था और उसकी शक्ल अपने जहन में जमाई। प्रोग्राम यह बना कि कश्ती क्लारा के घर के करीब ले जाई जाए और मैगविच उसको देखते ही उतर आए और इंतज़ार करे। स्टारटॉप और हर्बर्ट कश्ती चलाएंगे और मैं मदद करूंगा। स्टारटॉप को हमने पूरी बात नहीं बताई, बल्कि सिर्फ ये कहा कि हम एक खुफिया मकसद से बाहर जा रहे हैं। मैंने जॉगर्स साहब की मदद से पासपोर्ट हासिल किया। उसी दौरान हर्बर्ट ने स्टारटॉप और मैगविच को चौकन्ना कर दिया। मुझे और हर्बर्ट को हर वक्त ये ख्याल रहता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, मगर हमें कोई आदमी नज़र नहीं आया। शायद यह हमारा वहम ही हो। मार्च का महीना था। इस मौसम में धूप में गर्मी लगती है और साए में सर्दी। हर्बर्ट ने और मैंने भारी जैकेट पहने और मैंने एक थैला भी लिया। थैले में ज़रूरी चीज़ें और चंद कपड़े रखे। मैं कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ क्या करूँगा, इसके मुतालिक मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे बस मैगविच को बचाने की फ़िक्र थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो पलट कर एक आखिरी नज़र डाली कि शायद मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। स्टारटॉप मेरी कश्ती के पास इंतज़ार कर रहा था। 8:30 बजे हमने कश्ती की रस्सी खोली। जल्द ही दूसरी कश्तियों, स्टीमरों और मछली वालों की कश्तियों के साथ हमारी कश्ती भी शामिल हो गई। इन कश्तियों में बैठने वाले तफरीह या वर्जिश के लिए जा रहे थे। हम पानी की लहरों के साथ 3 बजे तक बहते रहे। उसके बाद हमारा इरादा था कि हम पानी के बहाव के ख़िलाफ़ उस वक्त तक चलते रहें जब तक अंधेरा न हो जाए। इस तरह हम कैंट और एसेक्स के दरमियान कहीं पहुंच जाएंगे जहां दरिया चौड़ा और सुनसान है। फिर हम रात को किसी गुमनाम सी सराय में ठहर जाएंगे और स्टीमर का इंतज़ार करेंगे जो जुमेरात की सुबह हैम्बर्ग को रवाना होगा। जब हम क्लारा के घर के करीब पहुंचे तो हमने मैगविच को पत्थरों की सीढ़ियों से नीचे आते देखा। वो हमारी तरफ आ रहा था और उसके हाथ में कैनवस का एक काला थैला था। इस लिबास में वो एक बाहरी कप्तान लग रहा था। हमने कश्ती जल्दी से करीब की और हर्बर्ट ने हाथ बढ़ाकर मैगविच को सहारा दिया। मैगविच ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे वफादार बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने उसका हाथ दबाया और घबरा कर इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, मगर सब हालात ठीक थे। चुनांचे हमने दरिया में आगे बढ़ना शुरू किया। मैगविच पाइप पीने लगा। वो हम में सबसे कम परेशान था। रात होते होते हमारी कश्ती किनारे पर एक मामूली सी सराय के सामने पहुंच गई। सराय वाले मियाँ बीवी गुंडे किस्म के लगते थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत उम्दा खाना दिया। हमने आतिशदान के पास बैठकर खाना खाया। हर्बर्ट और स्टारटॉप तमाम दिन कश्ती खेते खेते थक गए थे। स्टारटॉप को अब फरार का पूरा प्रोग्राम मालूम हो गया था। वो दोनों गहरी नींद सो गए। मैं सराय में मैगविच के कमरे में रहा। मैं उसको एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता था। मैं कपड़े बदले बगैर सो गया। रात में कई बार मेरी आँख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बोल चाल रहे हों।
आखिरी बार जब किसी के बोलने की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में मुझे वो खंभा नज़र आ गया जिससे हमने अपनी कश्ती बांधी थी। 2 आदमी कश्ती के अंदर देख रहे थे, लेकिन जब वो सराय की तरफ देखे बगैर दलदली इलाके की तरफ चले गए तो मैं समझा कि ये कस्टम के इंस्पेक्टर थे। सुबह हम जल्दी उठ गए और कश्ती में आकर बैठ गए और उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब हैम्बर्ग जाने वाला स्टीमर नज़र आ जाए। मैगविच और मैंने अपना थैला संभाल लिया। मैंने स्टार्ट टॉप और हर्बर्ट से हाथ मिलाया। हर्बर्ट की और मेरी आंखें नम हो गईं। जैसे ही हम स्टीमर के करीब पहुंच रहे थे, दूसरी तरफ से एक और कश्ती भी उसी तरफ आती नज़र आई। यह कश्ती हमारे करीब होने लगी। इसमें कश्ती खेने वालों के अलावा एक आदमी हिदायत देने वाला था और एक और आदमी मुसाफिर मालूम होता था। मुसाफिर स्याह चोगा पहने हुए था। उसका टोप उसकी आंखों को ढके हुए था। वह दूसरे आदमी के कान में कुछ कह रहा था। चोगे वाले आदमी ने हमसे चीख कर कहा, तुम्हारे साथ एक मुजरिम है जो फरार होकर आया है। मैं मैगविच को हुक्म देता हूँ कि वो अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दे। मैं तुम्हें भी हुक्म देता हूँ कि उसको पकड़ने में हमारी मदद करो। उसके साथ वो कश्ती हमारे कश्ती के सामने इस तरह आ गई कि हमारा रास्ता रुक गया। उस कश्ती वाले के हाथ फौरन आगे आए और उन्होंने हमारी कश्ती को खींचकर अपनी कश्ती से मिला लिया। उसको देखकर स्टीमर पर शोर मच गया। कुछ लोग हमें पुकार रहे थे और कुछ लोग अपने स्टीमर को रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन स्टीमर हमारी तरफ झुका रहा। इससे पहले कि मैं या हर्बर्ट कुछ बोलते, मैगविच आगे झुका और उसने मुसाफिर का चोगा खींच लिया। जब चोगा उतरा तो मैंने देखा वो शख्स वही है जिसको मैंने मैगविच के साथ कब्रिस्तान में देखा था। वो कॉम्पसन था। मैगविच ने जब अपनी कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगाई तो कॉम्पसन पीछे झोंक खा गया और दोनों पानी में गिर गए। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे, लेकिन मैगविच ने हमारी कश्ती को पकड़ लिया। हमारी कश्ती उलट गई और हम तीनों भी पानी में गिर पड़े, लेकिन हमें खींचकर दूसरी कश्ती पर चढ़ा लिया गया। मैंने घबराकर नीचे देखा। मैगविच नकाहत के साथ पानी में हाथ पैर मार रहा था। कश्ती वालों ने उसको देख लिया और उसको ऊपर खींच लिया और जंजीर से उसके हाथ पैर बांध दिए। हमारा फिरार का प्रोग्राम नाकाम हो गया। मैगविच बहुत ज़ख्मी हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। उसके सीने में ज़ख्म आया था। स्टीमर के पेंदे से टकराकर उसका सर भी फट गया था। मैंने उसको अपने बाजुओं में ले लिया। उसने बड़ी दिक्कत से यह बताया कि वो और कॉम्पसन एक दूसरे से गुथे हुए पानी में गिरे थे। मैंने जद्दोजहद की और अपने आप को आज़ाद करा लिया। दूसरी कश्ती ने कई चक्कर लगाए और कॉम्पसन को ढूंढने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। बाद में उसकी लाश दरिया के किनारे के करीब मिली। आखिर हम वापस सराय लाए गए और मैंने इजाज़त लेकर मैगविच के लिए नए कपड़े ख़रीदे, लेकिन अफसर ने कहा कि मुजरिम कैदी के गीले कपड़े और रकम और सब चीज़ें लंदन ले जाई जाएंगी और सरकारी अफसरान को दे दी जाएंगी। मैंने सोचा कि मैगविच का दिल टूट जाएगा, इसलिए ये सब बातें उसको नहीं बताईं। मैगविच के पास बैठकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि उसको अपनी ताकत बचानी चाहिए, लेकिन वो बातें करना चाहता था। उसने कहा, मेरे बच्चे, मैं समझता था कि मैं इंग्लिस्तान वापस आकर ख़तरा मोल ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने तुम्हें देख लिया और अब मैं मुतमईन हूँ। मेरा बच्चा मेरे बगैर भी बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि तुम मेरी तरह नहीं हो। तुम बराबर के कमरे में इस तरह बैठे रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा रहूँगा और उस वक्त तक बैठा रहूँगा जब तक ये लोग मुझे इजाज़त देंगे। मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जितना तुमने मुझसे किया है। मेरे हाथ में उसका हाथ कांपने लगा। खुशी की मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलने लगी। थोड़ी देर में वो सुकून से सो गया। मैगविच पर मुकदमा चलाया गया। यह बहुत मुख्तसर कार्रवाई थी और बात बिल्कुल साफ थी। जॉगर्स साहब ने उसकी वकालत की, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि जीतने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी जॉगर्स साहब ने साबित किया कि मैगविच ने अपनी इस्लाह कर ली थी
और अब वो साउथ वेल्स में एक मालदार और मुअज़्ज़िज़ आदमी बन गया था। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह थी कि मैगविच एक मफरूर मुजरिम था और उसको पहले ही बता दिया गया था कि इंग्लिस्तान वापस आने की सज़ा मौत है। सीने में ज़ख्म की वजह से मैगविच हर रोज़ ज़्यादा कमज़ोर होता गया। उसने मुकदमे की कार्रवाई में कमज़ोरी के बावजूद बड़ी हिम्मत से हिस्सा लिया, लेकिन जजों की हमदर्दी हासिल नहीं कर सका और कानून के मुताबिक मुजरिम करार दिया गया। जब जज ने उसको मौत की सज़ा सुनाई तो उसने कहा, माय लॉर्ड, मुझे अल्लाह कादिर मुतलक ने सज़ा दी है और मैं आपके फ़ैसले के सामने अपना सर खम करता हूँ। मेरा दिल चाहता था और मैंने दुआ भी की इससे पहले कि जज के फ़ैसले के मुताबिक मैगविच को मौत के घाट उतारा जाए, उसको खुद ही मौत आ जाए। लेकिन इस डर से कि कहीं उसकी ज़िंदगी के दिन अभी पूरे न हुए हों, इसमें हुकूमत के हर अफसर को अपील पर अपील लिखकर भेजता रहा। इस अपील में मैं मैगविच की पूरी दास्तान लिखता और अपनी कहानी भी लिखता। फिर मैं खुद ज़ाती तौर पर अफसरों से मिलता भी। मैं मैगविच से जेल के अस्पताल में रोज़ाना मिलता। वो धीरे धीरे डूब रहा था और मुश्किल ही से बात करता था, लेकिन जब मैं उसका कमज़ोर हाथ थामता तो वो हल्के से मेरा हाथ दबाकर जवाब देता। 10वें फेरे में मैंने उसमें तब्दीली देखी। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। जैसे ही मैं दाखिल हुआ उसकी आंखों में रोशनी आ गई। उसने कहा, प्यारे बेटे, तुम हमेशा वार्ड में दाखिल होने वाले पहले आदमी होते हो। मैंने कहा, मैं फाटक के पास इंतज़ार में खड़ा होता हूँ कि जैसे ही फाटक खुले मैं आपके पास 1 मिनट ज़ाय किए बगैर पहुँच जाऊँ। तुम्हारा शुक्रिया प्यारे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैंने खामोशी से उसका हाथ दबाया क्योंकि मैंने एक बार उसको खुशफहमी में मुब्तला रखने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे साथ इंग्लिस्तान से बाहर चल रहा हूँ। हालांकि मेरा इरादा यह था कि उसको बाहर छोड़कर वापस आ जाऊँगा। मैगविच ने अपनी बात जारी रखी, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जब से मुसीबत के अंधेरे में आया हूँ तुम मुझसे हमेशा करीब रहे हो। यह बात मेरे लिए सबसे कीमती है। उसकी सांस उखड़ने लगी और उसके चेहरे पर स्याही फैलने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है? मैं शिकायत नहीं करता अजीज़मन, यह उसके आखिरी अल्फाज थे। उसने अपने हाथ से एक हल्का सा इशारा किया। मैं समझ गया था कि वो चाहता है कि मैं अपना हाथ उसके सीने पर रखूं। मैंने ऐसा ही किया। वो मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ को ढक लिया। जेल का डॉक्टर दाखिल हुआ तो मुलाकात का वक्त ख़त्म होने की घंटी बज गई। डॉक्टर ने झुककर मैगविच को देखा और अफसोस के साथ अपना सर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा कि मैं अपनी जगह बैठा रहूं। मैं समझ गया कि मैगविच के आखिरी लम्हात आ पहुंचे हैं। मैंने उस पर झुककर उससे आहिस्ता से कहा, मेरे मोहतरम, आपकी ज़िंदगी के इन आखिरी लम्हात में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? मैगविच ने धीरे से मेरा हाथ दबाया, गोया उसने बताया कि हाँ, वो सुन और समझ रहा है। मैंने कहा, आपकी एक लड़की थी जिसको ख़त्म कर दिया गया था। मैगविच के हाथ के दबाव में इजाफा हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। वो लड़की कत्ल नहीं की गई थी जैसा कि आपका ख्याल है। वो ज़िंदा रही और उसको अच्छे दोस्त मिले। अब भी वह एक खूबसूरत खातून की सूरत में ज़िंदा है। मुझे वो अच्छी लगती है। मैगविच ने एक आखिरी कोशिश की और मेरा हाथ अपने होठों तक ले गया, उसको बोसा दिया। फिर उसने मेरे हाथ को ढीला छोड़कर अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार जाहिर हुए और उसका सर एक तरफ ढलक गया। मैगविच की रूह अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। मौत को इतने करीब से देखकर मैं खौफज़दा नहीं हुआ। मैं भी उतना ही पुरसकून रहा जितना तकिए पर मैगविच का बूढ़ा और खामोश चेहरा था। मैंने जो गारगिरी के साथ खुलूस नहीं बरता था, लेकिन मैगविच के साथ आखिर तक दिल से सच्चा रहा और उसका प्यारा बेटा बना रहा। मैगविच के इंतकाल के बाद जब मेरे होश व हवास ठिकाने आए और मैं अपनी ज़िंदगी और कामों पर तवज्जो करने के काबिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। मैं कर्ज़ के बोझ में दबा हुआ था।
मेरे पास जो कमरे थे उनका किराया बहुत था। किराएनामे के मुताबिक मैं मुकर्ररा वक्त से पहले उनको नहीं छोड़ सकता था। चुनांचे मैंने उनको एक आदमी को किराए पर दे दिया। हर्बर्ट जा चुका था। उसको काहिरा में क्लारेकर की नई शाख का इंतज़ाम करना था। उसने जाने से पहले मुझे यकीन दिलाया था कि उस शाख में मेरे लिए हर वक्त मुनासिब जगह होगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला न कर सका क्योंकि मैं बीमार हो गया था। कई हफ्तों से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं सख्त बीमार होने वाला हूँ, लेकिन मैगविच की मौत तक मैंने हिम्मत से काम लिया। मगर अब मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया और मेरा सारा बदन दुखने लगा। मैं बिस्तर में लेटा हुआ सर्दी से कांप रहा था। कभी कभी मैं हिज़यानी सी कैफियत में अपनी सारी कुव्वत जमा करके गलियों में फिरने लगता। एक दिन मुझे होश आया तो मैं घर के बाहर एक गली में पड़ा था। मुझे सख्त बुखार था और दो आदमी मुझ पर झुके हुए गौर से देख रहे थे। मैंने दुरुस्त लहजे में उनसे कहा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, जनाब, हम कर्ज अदा न करने पर आपको गिरफ्तार करने आए हैं। मैं दर्द से कराहा और मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आखिर मैंने उनसे कहा कि मैं चलने के काबिल होता तो आपके साथ ज़रूर चलता, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं कितना बीमार और कमज़ोर हूँ। वो दोनों आदमी ज़रा दूर चले गए, आपस में बहस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर में बहस ख़त्म करके चले गए। मैं जैसे तैसे घर वापस पहुंचा और फिर गाफिल होकर पड़ गया। वो तमाम लोग जो मुझे जानते थे एक के बाद एक आते थे और मेरे पलंग की पट्टी के पास बैठकर चले जाते थे। मैं उनसे कभी बातें करता, कभी लड़ता झगड़ता। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उन आदमियों का आना बंद हो गया। अब सिर्फ एक आदमी मेरे पास रह गया था। वो जो था, जो हाथ मेरी गर्म पेशानी पर ठंडे पानी का कपड़ा रख रहा था, वो जो का ही था। जो आंखें मुझे मोहब्बत की नज़रों से देख रही थीं, वो जो ही की आंखें थीं। आखिर मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या तुम जो हो? उसने तपाक से जवाब दिया, हाँ, मैं जो हूँ प्यारे पीप। मैंने बेतहाशा रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं हिज़यानी कैफियत में नहीं था, होशो हवास में था। मैंने उससे कहा, जो तुम मुझसे नाराज़ हो गए, तुम्हें होना चाहिए, मुझे मारो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का मुस्तहिक नहीं हूँ। लेकिन जो खुश था कि मैंने उसे पहचान लिया, वो मेरे बिस्तर पर झुका और उसने मुझे लिपटा लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने कहा, मेरे प्यारे पिप, तुम और मैं हमेशा दोस्त रहे हैं। अब तुम सुकून इख्तियार करो और जल्दी से अच्छे हो जाओ। जो ने कोई 1 महीने तक मेरी तीमारदारी की। मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले मैं कितने अरसे बीमार पड़ा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं अच्छा होने लगा। मेरी कुव्वत बहाल होने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मैं अपने घर में हूँ और मैं अपने आप को वही नन्हा सा पिप समझने लगा, क्योंकि जो मुझसे उसी सादगी से बातें करने लगा और उसी अपने पुराने अंदाज में मेरा ख्याल रखने लगा। जब जो ने अंदाज़ा कर लिया कि मैं अब सेहतमंद हो गया हूँ, तो एक दिन उसने मुझे बताया कि मिस शाम ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसीं। तवक्को के मुताबिक वो अपनी तमाम दौलत एस्टेला के लिए छोड़ गईं। अब जब जो से ये बात छिड़ी तो मैंने उसको ख़ुद अपनी ख्वाहिशात और अपने मोहसिन के मुतालिक बताया। जाहिर है यह मोहसिन मिस शाम नहीं थी। जो ने मुझे बताया था कि वो भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ बातें सुनता रहा है, लेकिन दोस्तों और भाइयों के लिए यह बातें कोई अहमियत नहीं रखती। फिर वो रात का खाना तैयार करने चला गया और हमारी बातों का सिलसिला रुक गया। जब मैं पूरी तरह सेहतयाब हो गया तो जो अपने घर चला गया। वो एक दिन सुबह खामोशी से रवाना हो गया। कागज़ के एक पुर्जे पर उसने टूटे फूटे अल्फाज में लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ। बिडी ने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया था। जो ने मुझे यह बात बड़े फ़ख्र से बताई थी। पर्चे के साथ एक रसीद भी थी। यह उस रकम की रसीद थी जो मुझ पर कर्ज थी। जो ने मेरा कर्ज अदा कर दिया था। अब तक तो मैं समझ रहा था कि मेरे कर्ज खां ने मेरी बीमारी ख़त्म होने तक सब्र कर लिया है। मुझे ज़रा भी गुमान नहीं था कि जो ने यह कर्ज अदा कर दिया है। मैं जो का पर्चा और रसीद हाथ में लेकर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी मौजूदा ज़िंदगी कितनी अहमकाना और ख़ुदगर्ज़ाना रही है। मुझे वो साफ़ और ताज़ा हवा याद आई जो दरिया की तरफ से आई थी,
और वो दलदली इलाका भी याद आया जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। अक्लमंद बिड्डी का मेहरबान चेहरा भी मेरे सामने आया। वो मेरी हमदर्द थी और मेरी बहन की मौत के बाद मेरी राजदार भी थी। मैंने सोचा, मेरी ज़िंदगी बदलने का इससे बेहतर तरीक़ा और क्या हो सकता है कि मैं बिड्डी से शादी कर लूँ। मैं बिड्डी पर साबित करूँगा कि मैं कितना फर्माबरदार और शर्मिंदा हूँ। मैं उससे कहूँगा कि वो मेरी बीवी बन जाए। इस तरह हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा। अगर वो ये चाहे कि मैं जो के साथ भट्टी में काम करूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं गांव में कोई काम ढूंढूं तो मैं ये भी करूँगा। मैं उसे यह भी बताऊँगा कि हर्बर्ट ने कहा है कि मैं काहिरा जाकर उसके साथ काम कर सकता हूँ। अगर बिड्डी पसंद करेगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। 3 दिन बाद मैं कैंट के लिए रवाना हो गया। जून का महीना था और मौसम बहुत अच्छा था। आसमान साफ और नीला था। सब्ज खेतों पर परिंदे उड़ रहे थे। जब मैं जो की भट्टी के पास पहुंचा तो मुझे जो के हथौड़े की आवाज़ नहीं आई। जब मैं बिल्कुल करीब पहुंचा तो डर के मारे कांप गया। भट्टी बंद थी लेकिन घर खाली नहीं था, क्योंकि मुझे खुली हुई खिड़की से ड्राइंग रूम का पर्दा उड़ता नज़र आया। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और उसमें से अंदर झांका। बिड्डी और जो पास पास खड़े थे वो मुझे देखकर खुशी से चिल्लाए और फौरन मुझे गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। बिड्डी सेहतमंद और बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने कहा, अजीज़ तरीन पिप, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अब हमारी शादी की खुशी मुकम्मल हो गई। जो और मैं अभी अभी ज़िंदगी भर के साथी बने हैं। मैंने अपनी मायूसी पर काबू पाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनके साथ चंद घंटे गुजारे और फिर उन दोनों प्यारे इंसानों से रुखसत होकर वापस लंदन के लिए रवाना हो गया। लंदन में मैंने अपने तमाम असबाब बेचकर अपना थोड़ा सा कर्ज अदा किया और काहिरा के लिए रवाना हो गया ताकि मैं क्लारेकर कंपनी में एक क्लर्क की हैसियत से मुलाजिमत कर लूँ। हर्बर्ट ने क्लारा से शादी कर ली थी। मैं उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे मैं तरक्की करने लगा और मैंने अपना तमाम कर्ज अदा कर दिया। अब मैं अपनी कमाई से अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। मैं जो और बिड्डी को बराबर ख़त लिखता रहा। चंद साल बाद मैं क्लारिकर कंपनी का हिस्सेदार बन गया और मालिकों में मेरा शुमार होने लगा। हमारी कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हमने अच्छा मुनाफा कमाया और अच्छा नाम भी पैदा किया। क्लारिकर हर्बर्ट से यह बात नहीं छुपा सके कि मैंने हर्बर्ट को कंपनी में शामिल करने के लिए माली मदद की थी। हर्बर्ट के हिस्सेदार बनने में खुद उसकी मेहनत और सलाहियत को भी बड़ा दखल था, लेकिन मैंने जो रकम क्लारिकर को हर्बर्ट के लिए दी थी उसकी वजह से हर्बर्ट मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। 11 साल बाद मैं इंग्लिस्तान वापस आया। यह 1 दिसंबर की शाम थी। अंधेरा हो चुका था। मैं जो के घर पहुंचा और आहिस्ता से बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोला। जो बैठा हुआ पाइप पी रहा था। उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ था। बाल ज़रा सफ़ेद हो गए थे। उसके सामने मेरे पुराने स्टूल पर नन्हा सा पिप बैठा था, जो मुझे देखते ही उछला और मुझे छू छू कर देखने लगा। वो ये यकीन करना चाहता था कि मैं वाकई पिप हूँ, लेकिन नन्हा लड़का पीछे हट गया। बिड्डी भी दौड़ी दौड़ी आई और खुशी से मुझे लिपटा लिया। चंद दिन के बाद नन्हे पिप से मेरी खूब दोस्ती हो गई। उसका नाम मेरे नाम पर रखा गया था। हम घूमने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते थे। मैंने नन्हे पिप को अपने ख़ानदान की कब्रें दिखाईं। उसके ख़यालात और जज्बात को समझने के लिए मुझे सिर्फ़ अपना बचपन याद करना पड़ा कि उस वक्त उस जगह पर आकर मैं क्या सोचा करता था। मैं जब जो के घर से रुखसत होने लगा तो नन्हे पिप को मुझसे उतना ही लगाव हो चुका था जितना मुझे अपने बचपन में जो से था। वो भट्टी के पास खड़ा हुआ अलविदा कहने के लिए उस वक्त तक मुसलसल हाथ हिलाता रहा जब तक कि मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। लंदन रवाना होने से पहले मैं मिस शाम का घर देखने के लिए गया। घर जल चुका था और कोई चीज़ नहीं बची थी, सिर्फ बाग रह गया था। मैं पुराने फाटक से दाखिल हुआ जो अब बंद नहीं रहा था। मैं पत्थर की एक बेंच पर बैठ गया। बेख्तियार मुझे स्टेला का ख्याल आने लगा। मैंने सुना था कि डरमल के साथ स्टेला खुश नहीं, यहाँ तक कि वो उससे अलहदा हो गई।
मुझे यह भी मालूम हुआ था कि इस अलहदगी के बाद ही डरमल एक हादसे में ख़त्म हो गया, लेकिन मैं सोचने लगा इस बात को 2 साल हो गए हैं। इस अरसा में एस्टेला ने शायद दूसरी शादी कर ली हो। मैं बाग में और अंदर की तरफ गया। बाग सर्दी की हवा में वीरान सा हो गया था। दरख्त पत्तों से खाली थे। मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया जो चांदनी में तन्हा और मायूस खड़ी थी। मेरे कदमों की चाप सुनकर वो मुड़ी और हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को पहचान लिया। एस्टेला! मैं चिल्लाया और उसकी तरफ लपका। उसने नरमी से कहा, पिप, मैं बहुत बदल चुकी हूँ। ताज्जुब है कि तुमने मुझे पहचान लिया। उसकी खूबसूरती में वाकई बहुत फ़र्क आ चुका था, लेकिन कशिश और जाज़बियत बाकी थी। उसकी पुरगुरूर आँखें भी बदल गई थीं और अब उनमें नरमी और गम झलक रहा था। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अक्सर यहाँ आती हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ इस जगह को अलविदा कहने के लिए। यह जगह मेरा आखिरी असासा थी। मैंने इसे बेच दिया है। पिप, क्या तुम अब भी दूसरे मुल्क में रहते हो? मैंने उसको बताया कि मैं क्लारेकर कंपनी का हिस्सेदार बन गया हूँ। वो उससे खुश हुई। उसने हंसते हुए कहा, मैंने अक्सर तुम्हारे बारे में सोचा। एक वक्त था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का ख्याल तक दिल में नहीं लाती थी। मैंने अपनी नादानी से तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब मैंने उसको अपने दिल में जगह दे ली है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रही है। हम दोनों थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर एस्टेला धीमी आवाज़ में बोली, मेरी मुसीबतों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इन बरसों में मेरी परेशानियों ने ही उस्ताद का काम किया है। यह परेशानियाँ हर उस्ताद से ज़्यादा अच्छी उस्ताद साबित हुई हैं। मैं झुक गई, मैं टूट गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतर सूरत पैदा होगी। मैं तुमसे अब फिर जुदा हो रही हूँ, लेकिन मैं इस जगह को भी छोड़ रही हूँ और मुझे खुशी है कि इस जगह में मैं तुमको भी अलविदा कह रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा और तुम पहले की तरह मेरा ख्याल करोगे और हम दोस्तों की तरह एक दूसरे से रुखसत होंगे। मैंने पूरे ज़ोर से कहा, हम दोस्त हैं। जहाँ तक जुदा होने की बात है, यह बाद में देखा जाएगा। हम दोनों बेंच से उठ खड़े हुए। उसका हाथ मेरे हाथ में था। हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। हमने मिशाम का साया हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया।